जब 1919 में साउथ बोरो कमेटी के सामने बाबा साहब आए थे तो उस समय वोटिंग लिमिटेड था, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, तमाम क्राइटेरिया थे, शिक्षा का सवाल। बाबा साहब ने अपने पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उन्होंने इसका विरोध किया था कि शिक्षा का आधार नहीं होना चाहिए और पैसे का आधार नहीं होना चाहिए। ये जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज है, वयस्क मताधिकार है, इसको पाने की एक लंबी यात्रा रही है। साइमन कमीशन के सामने भी जब उन्होंने मेमोरेंडम दिया 1928 में, उस समय भी उन्होंने वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात की और शिक्षा और संपत्ति के आधार को नकारा। फाइनली जब संविधान लागू हुआ तो पहले ही साल में, नवंबर 1951 में संसद के अंदर यह चर्चा हुई और प्रोफेसर केटी शाह ने यह सवाल उठाया था कि वोटिंग के लिए कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो बाबा साहब ने उसका जवाब दिया था। अभी मेरी अगली किताब जो आएगी उसमें मैंने पूरा वो प्रोसीडिंग डाला है कि बहुत सारे शिक्षा का क्या आधार रखेंगे, 10th रखेंगे, 12th रखेंगे, 5th रखेंगे, कि बहुत सारे लोग संसद के अंदर अभी बैठे हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अपने समाज का उनको व्यवहारिक ज्ञान है, वो ज़्यादा समझदार हैं, अपनी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और किसी पढ़े लिखे लोगों के अपेक्षा वो बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ये संसद का डिबेट है। इसलिए मैंने ये मेंशन किया कि 1919 से लेकर 51 तक तकरीबन 32 साल की यात्रा है, तब जाके ये वोट का अधिकार मिला था। पहले हमारे लोग कमज़ोर थे, वोट के महत्व को नहीं समझते थे, हमारे बूथ लूट लिए जाते थे। थोड़ा समझदार हुआ तो ईवीएम लीला आया। हम लोग लगातार 10 साल से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे। पिछले लोकसभा चुनाव के समय हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाया और जितने हमारे यूट्यूबर साथी, हमारा असली मीडिया तो यही है, इन लोगों ने ईवीएम का जैसे ही सवाल वीडियो डालना शुरू किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हो गए, चैनल का रीच रोक दिया। ये सवाल है जो सवाल हम लोग लगातार उठाते रहे। राहुल गांधी ने जब ये सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन की चुप्पी है। कृष्णाल वरू साहब अभी विस्तार से बता के गए। जब ईवीएम का भंडाफोड़ हो गया तो SIR सुनने में अच्छा लगता है, सर, ये पूरा कॉलोनियल लीगेसी है ना सर। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहे हैं कि 52 लाख काट दिया, तो इसका सोशल सर्वे होना चाहिए। कह रहा है कि भाई बांग्लादेश से आके वहां पे रह रहे हैं बहुत सारे, नेपाल से, म्यांमार से, सबसे आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो बॉर्डर का एरिया जो है, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है? अगर आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल एजेंसी अगर फेल हो गया है तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना चाहिए था, क्यों नहीं? दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई आपका आधार, अगर आधार फर्जी बन रहा है तो आधार कौन बनवा रहा है? आप ही का डिपार्टमेंट बनवा रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रहा है। तो इसका मतलब ये फेल्ड गवर्नमेंट है, फेल्ड गवर्नमेंट है जो अपने ही दस्तावेज को कह रहा है कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था। ये आपको चेक करने की जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाता दिल्ली में हूं लेकिन वोट मैंने बिहार में रखा है, वोट बिहार में रखा है। जितने पेपर चाहिए मैंने वहां डाले, एक वोट डालने के लिए मैं जाता हूं सिर्फ यहां से। तो साथियों, ये बड़ी लड़ाई है। कोलिजियम की चर्चा हुई, मैंने शुरू में कह दिया, कैसे साहब आए हैं वो विस्तार से बोलेंगे, लेकिन उसके पहले उसके डायनेमिक्स को समझिए। आरएसएस, बीजेपी चाहता है कि कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाए। क्यों? और वही भाषा हमारी भी है, तो समझिए कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जब आप यूपीएससी है, जब चुनाव आयोग है और जो हेरा फेरी और धांधली हो रही है आपके आंख के सामने हो रही है, तो जब नेशनल जुडिशियल कमीशन बनेगा तो कैसे जजेस अपॉइंट होंगे, जरा उसकी कल्पना आप करिए। शाखा से आएंगे, अभी भी बहुत सारे हैं, संतरा जज बहुत सारे रहे, हम लोग देखे हैं जजमेंट, उसकी समीक्षा भी हमने की है।
कि संविधान के हिसाब से निर्णय नहीं होते, जजमेंट आते हैं भावनाओं के आधार पर। ईश्वर ने रात में दूरबीन से बताया था नहीं, और उस जजमेंट पर किसी का साइन भी नहीं। ये क्या संविधान की ये भावना है, ये मैंडेट? तो ये समझिए, गवई साहब जो अभी चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और इस खेल को समझिए कि हम कोलिजियम को ट्रांसपेरेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट। अभी भी कोलिजियम क्या अपॉइंट थोड़ा ही करता है, कोलिजियम रिकमेंड करता है, अपॉइंट तो सरकार करती है। तो उनके हिसाब से कुछ जजेज हैं तो हो गया। अभी मैंने देखा कि एक सीनियर लॉयर ने अपना नाम भी ड्रॉ कर लिया कि हमें जज नहीं बनना है। एक ही पैनल में 3 नाम गए, 2 अपॉइंट हो गए जनवरी में और एक का नाम लटका के रखा हुआ है। तो ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कोलिजियम जज अपॉइंट करता है, नहीं, अगर ट्रांसपेरेंट हो, उसमें भागीदारी हो, तो अभी भी जुडिशरी का उसमें इंटरवेंशन रहना चाहिए। ये मेरी समझ बनती है, बाकी तो सर बैठे हैं, सर बताएंगे। जब आप सरकार के हाथ में दे देंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तभी नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है? बाबा साहब ने और जवाहरलाल नेहरू ने तमाम जो ये बनाया था, तो बहुत सारा कुछ लिखा नहीं था कि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई इन पदों पे हाई मोरल डिग्निटी वाले लोग आएंगे, हाई मोरालिटी वाले लोग आएंगे, जो कानून के हिसाब से चलाएंगे। अभी धनखड़ साहब अचानक बीमार पड़ गए और इस्तीफा दे दिया, अचानक दिन भर संसद में थे। किस किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, कई जजेस के स्टेटमेंट। क्या मोर के आंसू से प्रेग्नेंट होता है? और कोई सवर्ण जो है वो दलित महिला का बलात्कार कैसे कर सकता है? ये जज पे बैठा हुआ लोग दे रहा है, जज के कुर्सी पे जो बैठा है वो कह रहा है ये बात। तो डेमोक्रेसी में तो समीक्षा सबकी होगी, सवाल सब पे उठेंगे। इसलिए कोलिजियम को लेकर उसमें मोर ट्रांसपेरेंट, भागीदारी सुनिश्चित हो, सरकार के हाथ में देंगे। अभी तो बहुत सारे सेक्रेटरी, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ पे होंगे, SC ST OBC के सब। तो जाइए ना आप जरा, आप OBC का इशू लेके जाइए, देखते हैं कितना काम हो रहा है। जाइए, दलित का इशू लेके जाइए, जाके SC कमीशन में जरा एक अर्जी लगा के देखिए तो कितना एक्टिव है। किसी हम जानते हैं बहुत सारे बड़े बड़े DGP ये FIR नहीं करवा सकता है भाई साहब, कि वो वहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा है सिस्टम। और ये वोटिंग राइट, डेमोक्रेसी और संविधान को अगर खतरा है तो क्या समझते हैं? अमेरिका से खतरा है, इंग्लैंड से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, पूरा सिस्टम को खतरा है RSS और BJP से। ये कहने में डरिए मत। आपको पिछले हॉल में पिछले साल हमने शपथ दिलवाई थी कि शपथ खड़ा हो, फ्री का भाषण नहीं दूंगा, पहले शपथ लो कि मेरा बाप, भाई, नाते, रिश्तेदार कोई भी BJP से खड़ा होगा तो हम उसको हरवाएंगे, उसके खिलाफ कैंपेन करेंगे। मैंने कहा था, याद है कि नहीं? लेकिन तब भी मुझे पता है इसमें से गए होंगे, मेरी बात भूल गए होंगे शपथ, और जाके उधर जदयू में बटन दबा दिए होंगे, कहीं और दबा दिए होंगे। तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। संविधान को आप जाइए, संविधान जिस दिन लागू हुआ 4 दिन बाद ऑर्गेनाइजर में क्या लेख छपा था RSS के मुखपत्र में? अंबेडकर और नेहरू के पुतले फूके गए थे यहीं रामलीला ग्राउंड में कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है। RSS के मुख्यालय पर तिरंगा कब फहराया है? वो तो खुल के अब घोषणा हो गया हिंदू राष्ट्र, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है वो, आप भी समझ रहे हैं वो हिंदू है, नहीं। ये इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ये खुल के RSS दक्षिण पंथियों का हमला हो चुका है। खुल के कह रहा है बाबा लोग राजनीति कर रहा है, राजनीति करने वाले लोग बाबा गिरी के चरण में कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी इसी जगह एक बाबा आया था उधर से कि BN राव है संविधान का निर्माता। हमले भाई पढ़ लो जरा सा, पूरा वॉल्यूम खंगाल दिया मैंने, सारा उनका BN राव का किताब भी निकाल लिया। हम लिया हुआ जरा बहस कर ले। तो जब अंबेडकर को, नेहरू को डिमोलिश, अंबेडकर को तो अभी डर के मारे ज़्यादा छेड़ नहीं रहे हैं कि वोट का सवाल है ना, और हमारे दलित नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकिट हो रहे हैं। इधर अठावले हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, पालकिट हो रहे हैं ना, लगे हुए हैं पूरा कि मालिक हम सबसे आगे हैं।
लेकिन उनको पता नहीं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा मनुस्मृति पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा ना कि क्या इसका मतलब है। अभी तो नौकरी और शिक्षा के सवाल में बार बार कहता हूं, हमारे लोग में प्राइवेट जब बात करते हैं ना तो बोलता है हाँ नौकरी नहीं मिल रही है, एजुकेशन महंगा हो गया है। और कलेक्टिव जब मिलेंगे ना तो खाली सबको पॉलिटिक्स का टिकट चाहिए, एजेंडा नहीं बन पा रहा है। बाबा साहब ने 1942 में एक आंकड़ा दिया था शेड्यूल कास्ट की ओर से कि 1076 ICS अधिकारी में एक सिर्फ दलित है नॉमिनेटेड। पूरे कैबिनेट में एक मिनिस्टर है जो कि खुद अंबेडकर थे। पूरे विधिमंडल में 2 सदस्य हैं। यह आंकड़ा देते हुए पूरे CPWD ठेकेदारी में एक दलित ठेकेदार है दिल्ली में, और कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मेरे स्टेटमेंट नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न है। क्या हम लोग शिक्षा और रोजगार, बार बार हम लोग रोज हल्ला कर रहे हैं कि उस सरकारी स्कूल में पढ़ के कैद साहब चीफ जस्टिस बने, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के। RSS वाला को पता लग गया कि ये सब हल्ला कर रहा है, वहीं से पढ़ के आया है, तनख्वाह भी ले रहा है, हल्ला भी कर रहा है, रैली भी निकाल रहा है। तो बोले एक काम करो, पहले ये सरकारी स्कूल खत्म करो। गरीब भारत ने जो संस्थाएं बनाई थी, जो मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो स्कूल, अमीर भारत में सब नष्ट हो रहा है। आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं IIM में, IIT में, मेडिकल कॉलेज में, आपको पता ही नहीं। IAS के एग्जाम, नीट का एग्जाम इतना टफ कर दिया है अंग्रेजी दा, हम लोग जैसा आदमी अब नहीं आ सकता है। ये एजेंडा पे लाइए, इतना टफ कर दिया, इतने महंगे हैं। आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस के फीस कितने हैं? मैं अपने बेटा को नहीं पढ़ा सकता, मैं हाई सैलरी ग्रेड में हूं। IIM के फीस, मुझे रोज 2-3 फोन आते हैं कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग करिए। हम लोग कहां से मैं कर सकता हूं यार? ये जो अंबेडकर का सबसे प्रिय विषय था, जो मिशन एजेंडा था उनका, शिक्षा और रोजगार, उसी 50 साल में मोदी साहब कहते हैं और RSS कि 70 साल में क्या हुआ? हमने 70 साल में ये हुआ कि हम ब्रांडेड कपड़ा पहने हुए हैं। हमारे दादा परदादा तो मजदूर थे, तुम्हारे खेत में काम करते थे, और इस इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा अर्बन मिडिल क्लास बना, जिसमें हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित हुई। ये तो कहां पढ़ते हैं? और उसी का पूरा संस्थान नष्ट हो रहा है। ऑल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस महंगे, हेरा फेरी, नीट में हेरा फेरी, UPSC में हेरा फेरी, अभी तो आया ना, इस बार देखा ना आपने। आपके बच्चे कैसे बनेंगे? संसद बगल में है, कितना 545 मेंबर है, कितना है सूरज जी? इतने ही लोग बन सकते हैं। बिहार विधानसभा में 243 लोग ही जा सकते हैं। उनको जाने दीजिए, वैसे नेता चुनिए जो जाके इन मुद्दों को उठाए जो हम लोग बार बार कह रहे हैं। जात पात में मत गाली चुनिए, लेकिन नौकरी, शिक्षा, रोजगार लाखों लोग कर सकते हैं, और उसी को छीन रहा है। गरीब भारत में जो कुछ मिला, अमीर भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको छीन रहा है। अभी इमरजेंसी पे डिबेट हुई थी। अभी आपको पता है कि RSS ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। अभी काला दिवस मना रहा है, बताइए। देवरस ने वहां यरवदा जेल से 2 चिट्ठी लिखे थे इंदिरा जी को, इंदिरा जी ने भाव ही नहीं दिया। फिर विनोबा भावे को चिट्ठी लिखे, सेटिंग कीजिए, थोड़ा सा मनाइए कि RSS के प्रति इंदिरा जी अपना रुख बदले। तो हमने डार्क होगा तुम्हारा, हमारा नहीं था। हमारे पर डंडे पड़ने थोड़े कम हो गए थे उस समय, जमींदार सब डर के मारे मारता नहीं था। तो इमरजेंसी कोई और रीडिंग भी हो सकती है। पकड़ पकड़ के दलित लोग को इतना फेलोशिप, स्कॉलरशिप, ये सब मिल रहा था। तो ये सारी संस्थाओं पर RSS का कब्जा हो चुका है, बीजेपी का। एक टीचर, जो टीचर बोलता है, अभी सूरज जी का 20 साल बाद प्रमोशन हुआ, देख लीजिए सामने, 20 साल। और हमारे विदेश जाने पे पाबंदी है, अनकही पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, वीजा नहीं मिल रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। हम लोग कोई बात नहीं, आवाज बुलंद रहेगी, प्रमोशन के लिए नहीं आए थे इधर, कुछ और काम के लिए आए थे। तो हम जैसे लोग जो पूरा इतना रिस्क लेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बैठे हुए हैं, ये सवाल उठे यूनिवर्सिटी से डेटा मंगाया जाए, जस्ट आस्क डेटा फॉर द यूनिवर्सिटी, कितने अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कितने एडमिशन हो रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया है। हमारे लीडर्स यूनिवर्सिटी के लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं।
खाली भाषण देना है, भाषण सुनिए भी। मैं तो कई लीडर्स को बोलता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को, टीचर को सुनिए कि क्या चल रहा है देश में, खाली अपना पर्सपेक्टिव मत दीजिए। तो मिला जुला के अब बहुत पर्ची खरखराने लगा, मैं समझ गया। तो शुक्रिया। और जाति जनगणना तो होगी, ये मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन हमें समझना है कि नेक्स्ट व्हाट, यही दलित पिछड़ा अगर ये हिंदू राष्ट्र का पालकी ढोएगा तो इस जाति जनगणना का क्या फायदा। हमें अगर सोशल जस्टिस प्रिय है तो हमें सेकुलरिज्म भी उतना ही प्रिय है। इस दिशा में अगर आपकी पॉलिटिक्स नहीं जा रही है, इसका मतलब कि यू आर नॉट सीरियस। आपको चवन्नी अठन्नी देगा, उसी में आप बिक जाएंगे। शुक्रिया।